हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? और हम लोगों का टॉपिक चल रहा था मौर्य साम्राज्य का इतिहास, जिसमें हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में देखे थे। और दूसरा टॉपिक हम लोग का बिंदुसार था, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखे। और आज हम लोग का तीसरा टॉपिक यानी कि थर्ड पार्ट होगा मौर्य साम्राज्य के इतिहास का, जो हम लोग आज देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ लाइन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसको बड़ी ध्यान से सुनिएगा। कि अभी ढला नहीं सूरज, अभी ढला नहीं सूरज, अभी शाम तो होने दो, अभी ढला नहीं सूरज, अभी शाम तो होने दो, मैं खुद टूट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो, मुझे बदनाम करने का साजिश ढूंढते हैं जमाने वाले, मुझे बदनाम करने का साजिश ढूंढते हैं जमाने वाले, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। चलिए तो दोस्तों, हम लोग टॉपिक की ओर चलते हैं। पिछला टॉपिक हम लोग का था बिंदुसार। बिंदुसार को हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से देखा था। और मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने एक मॉडल दिया है आपको, बस मॉडल को ध्यान में रखना है और उसी के अनुसार फिर हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। आपसे क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक, ओके, देखते हैं। तो हम लोगों का पिछला टॉपिक था बिंदुसार। और बिंदुसार का पतन अर्थात मृत्यु इनका 273 बीसी में हो जाता है, 273 बीसी में। और 269 बीसी में अशोक गद्दी पे बैठते हैं। और इसके बीच का जो कार्यकाल था, ऐसा माना जाता है, देखते हैं हम लोग, ये बीच का जो कार्यकाल था, इसमें अशोक ने अपने 99 भाइयों का हत्या करके और गद्दी पर 269 बीसी में बैठे थे। ठीक, और हम लोग मौर्य साम्राज्य का इतिहास पढ़ रहे थे। आज हम लोग अशोक के बारे में देखते हैं और जिस मॉडल पर चल रहे हैं तो वही मॉडल पर फिर चलने का प्रयास करते हैं। ये मॉडल आपको ध्यान में रखना है, बस क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटेगा। आईएएस हो या पीसीएस हो या दुनिया का कोई भी एग्जामिनेशन हो, आपसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए, बस मॉडल आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले हम लोग मॉडल बनाए थे, तो मॉडल में हम लोग देखे थे वंश के बारे में। इसके हम लोग वंश को देखेंगे, उसके बाद इसके नाम पे चर्चा करेंगे। फिर मेरा थर्ड टॉपिक होगा इसके प्रारंभिक जीवन को देखेंगे। उसके बाद मेरा फोर्थ नंबर टॉपिक होगा इसके नीति को देखेंगे। फिर मेरा अगला टॉपिक होगा इसके प्रमुख तत्व को जानेंगे। इसको मिटा देते हैं, जो थोड़ा सा स्पेस रहेगा, आप सिर्फ देखिए। प्रमुख तत्व को हम लोग देख लेंगे। इसके बाद इनका भी पतन हो जाएगा। और इस टॉपिक को, इतना टॉपिक अगर कवर कर लेते हैं तो कहीं भी किसी भी एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मुझ पे विश्वास रखिए और आपको खुद पे विश्वास तो रखना बहुत ही जरूरी है। चलिए हम लोग वंश को देखते हैं। तो हम लोग मौर्य साम्राज्य का इतिहास पढ़ रहे थे, तो ये वहीं से निकल गया कि किस वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश से। वन में जितना भी एग्जामिनेशन होता है उसमें क्वेश्चन आता है, आईएएस में नहीं, यहाँ पीसीएस में, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, किस वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश से। और इसके नाम के बारे में हम चर्चा करते हैं। एकदम ध्यान से आप समझिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके नाम को हम देखते हैं कि अशोक को अन्य साहित्य और जितने भी साहित्य हैं उनमें अशोक को और किन किन नामों से जाना गया है, उसको हम बड़ी अच्छे से, बड़ी आराम से देखते हैं। सबसे पहले पुराण में देखते हैं कि पुराण में अशोक को किन नामों से जाना गया है। तो पुराण में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से इनको जाना गया है। ठीक उसी प्रकार हम लोग दूसरे में देखेंगे। पहले हम लोग देखें पुराण में और दूसरा गिरनार में देखते हैं। गिरनार में हम लोग देखते हैं, तो गिरनार में इनको अशोक मौर्य से बताया गया है। हम लोग पुराण में देखे, उसके बाद हम लोग गिरनार में देखे, उसके बाद हम लोग फिर मास्की, गुर्जरा, गुलाम तथा उदय गुलाम तथा नेतपुर में हम लोग देखेंगे। इसमें अशोक को किन नामों से जाना गया है, मास्की, गुर्जरा, उदय गुलाम तथा नेतपुर में इसमें अशोक को केवल अशोक नामों से जाना गया है। ठीक, हम लोग देखे बड़ी अच्छे तरीके से कि पुराण में अशोक को अशोक वर्धन
गुजरा तथा उदय गुलाम तथा नेटपुर में केवल अशोक नामों से जाना गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अशोक ने स्वयं अपने अभिलेख में खुद उपाधि लिए थे। उस उपाधि को देखते हैं कि किस नाम से लिए थे, उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। एकदम आराम से, एकदम अच्छे तरीके से आप लोग देखिए, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी समझने में। और इसको थोड़ा सा मिटाने का प्रयास करते हैं। आप लोग देखे होंगे नाम को, अगर आप लोगों को याद नहीं होता है, अगर याद नहीं होता है नाम, उसके बाद एक से दो बार वीडियो देखिएगा, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा आपका। हमको नहीं लगता है कि दूसरे बार भी आपको वीडियो देखने का जरूरत पड़ेगा। चलिए तो हम लोग नाम को देखें और नाम में देखें कि अशोक ने खुद अपने अभिलेख में कौन कौन से उपाधि लिए थे, उसको हम बड़ी अच्छे आराम से देख लेते हैं। तो खुद अशोक ने खुद अपने अभिलेख में बुद्ध शाक, प्रियदर्शी तथा देवनाम प्रिय यह देवनाम प्रिय हम लोगों ने देखा इनके नामों के बारे में कि अशोक को अन्य दूसरे साहित्य में किन किन नामों से जाना गया है। तो हम लोग सबसे पहले देखे कि पुराण में इनको अशोक वर्धन के नाम से जाना गया था। ठीक उसी प्रकार इनको गिरनार में अशोक मौर्य से जाना गया। उसके बाद मास्की तथा गुजरा अभिलेख में हम लोगों ने देखा कि केवल अशोक नामों से जाना गया है। ठीक उसी प्रकार अशोक ने खुद अपने अभिलेख में उपाधि जो लिए थे, सबसे पहला बुद्ध शाक, दूसरा प्रियदर्शी और तीसरा देवनाम प्रिय से लिए थे। ये भी हमको लगता है कि आपको याद हो गया होगा। ठीक, और उसके बाद हम इनके प्रारंभिक जीवन को देखेंगे, इनके नीति को देखेंगे और मुक्तत्व को जानेंगे तथा पतन को देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन कहीं से छूटने की संभावना आपसे नहीं है। चलिए अब हम इनके प्रारंभिक जीवन को देखते हैं बड़ी आराम से और समझने का प्रयास कीजिएगा। इतना समझने में आपको कहीं किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा ये चीज। और हम प्रारंभिक जीवन का चर्चा अब हम करते हैं, इनके प्रारंभिक जीवन का। तो अशोक के प्रारंभिक जीवन का पता हमें कहाँ से चलता है, ये चीज आपको खुद अंदर से जानने का इच्छा होगा कि अशोक के प्रारंभिक जीवन का पता कहाँ से चलता है। तो अशोक के प्रारंभिक जीवन का पता हमें बौद्ध ग्रंथ के दीपदान से चलता है। और उसके बाद देखते हैं फिर आगे इनके प्रारंभिक जीवन का पता हमें बौद्ध ग्रंथ के दीपदान से पता चलता है। तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था तथा इनके माता का नाम सुभद्रांगिनी। ये नाम तो आपको लगभग में चर्चा हो जाएगा, लेकिन कुछ इनके नाम और हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं, जैसे चंपा, धर्मा तथा धम। ये अशोक के पिता है बिंदुसार और इनकी अशोक की माता सुभद्रांगिनी, चंपा, धर्मा, धम, इनको अन्य नाम से जाना गया है। और इन दोनों से जो पुत्र का प्राप्ति होता है वो अशोक है। अशोक ही इनको नहीं कहिए, इनको सम्राट अशोक कहिए। अशोक और बिंदुसार है और इनकी माता सुभद्रांगी, चंपा, धर्मा, धम तथा इनसे जो पुत्र की प्राप्ति होती है वो अशोक है। अशोक युवा अवस्था से ही इनके अंदर कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट, यानी कि युवा अवस्था से ही राजा का जितना भी गुण होता है इनके अंदर विद्यमान था। और बिंदुसार के समय ही पिछले लोग वीडियो में देखे थे कि बिंदुसार के समय 3 विद्रोह हुआ था। जो आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो वीडियो जाकर देखिएगा। बिंदुसार से हमको नहीं लगता है कि इसमें आपको लाइफ में दूसरा बार बिंदुसार पढ़ने की जरूरत है। बिंदुसार के समय जो विद्रोह हुआ था, तीनों विद्रोह का चर्चा हल्का सा हम देख लेते हैं। बिंदुसार के समय जो विद्रोह हुआ था, पहला विद्रोह तक्षशिला में हुआ था, दूसरा विद्रोह उज्जैन में हुआ था और तीसरा विद्रोह नेपाल में हुआ था। जो सबसे पहले विद्रोह को दबाने के लिए अशोक के सौतेला भाई सुशर्मा को बिंदुसार के द्वारा भेजा गया था, लेकिन वो विद्रोह को दबाने में सक्षम नहीं हुए, अर्थात उनको लास्टली अशोक को भेजा गया और अशोक तीनों विद्रोह को दबाने में सक्षम हुए तथा एक क्षेत्र पर भी विजय प्राप्त किए थे। खस क्षेत्र पर विजय प्राप्त किए थे
और उनके बाद इनको उज्जैन का प्रशासक बना के भेज दिया गया था। अशोक के बारे में कहा जाता है कि ये शुरू से ही कामसो, विलासी एवं अत्यंत क्रूर थे। अशोक प्रारंभ से ही अत्यंत कामशोकी, विलास तथा अत्यंत क्रूर थे और इनके समय जो विद्रोह हुआ था, इसको विद्रोह को दबाने में अशोक पूर्ण तरह से सक्षम हुए। अर्थात जिस समय अशोक का राज्याभिषेक अर्थात जिस समय गद्दी पे बैठ रहे थे 269 BC में और इनका कार्यकाल देख रहे हैं 232 BC तक है, तो उस समय ये उज्जैन का राज्यपाल हुआ करते थे। जिस समय गद्दी पे बैठ रहे थे उससे पहले क्वेश्चन में पूछता है कि अशोक जिस समय राजगद्दी पर बैठे थे उससे पहले ये उज्जैन का राज्यपाल भी थे। ठीक है, इनके प्रारंभिक जीवन को हम लोग देख रहे हैं बड़ी अच्छे तरीके से। बिंदुसार तथा सुभद्रांगी से जो इनके पुत्र का प्राप्ति हुआ वो अशोक थे और अशोक के बारे में फिर आगे हम लोग देखते हैं। और अशोक के बारे में हम लोग देख रहे थे अशोक और इनका सबसे पहला विवाह इनका महादेवी से होता है। महादेवी से कहते हैं कि पहला लव इनको महादेवी से हुआ था। जिस समय इनका राज्याभिषेक अर्थात कि राजा बने थे, वहां जा रहे थे, तो ऐसा माना जाता है, एक ऐसा स्टोरी है कि इनको इनसे मोहब्बत हो गया था, प्यार हो गया था। जो आप लोग बहुत ही इंजॉय करते हैं इस चीज को, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, उसी में भूल मत जाइएगा। लव में अशोक को पहली बार प्यार यानी कि लव यानी कि अर्थात पहली पत्नी इनकी महादेवी थी और इनसे भी पुत्र अर्थात पुत्री का जो प्राप्ति होता है सुभद्रा, संघमित्रा, महेंद्र अर्थात महादेव। और अशोक बौद्ध धर्म से इतना प्रभावित थे कि संघमित्रा तथा महेंद्र को श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इनको भेज दिए थे, सुभद्रांगी अर्थात महेंद्र को। और उसके बाद उनका दूसरा विवाह जो होता है उसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। आप एकदम बड़ी आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये तो पहला लव हो गया और दूसरे लव पर हम चर्चा करते हैं अर्थात दूसरी पत्नी पर इनके चर्चा करते हैं। अशोक इसको मिटा देते हैं। इनका जो दूसरा विवाह हुआ था कारुबाकी अर्थात इस रक्षिता। इनको दूसरा लव हुआ था अर्थात इनकी दूसरी पत्नी थी कारुबाकी, इसको तीस रक्षिता। ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ होता है दूसरों की रक्षा करने वाला अर्थात रक्षिता एक संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ होता है दूसरों की रक्षा करना। तो इनसे जो पुत्र का प्राप्ति होती है चारुवती तथा दूसरा जो होता है तीवर। और चारुवती अशोक के समय एक ऐसा साम्राज्य का निर्माण किया गया था चारुवती देवपत्तनम नगर। ये एक ऐसा नगर था जहां अगर देवता भी आए तो यहाँ से जीत कर नहीं जाएंगे अर्थात यहाँ से हार कर नहीं जाएंगे। ऐसा साम्राज्य का निर्माण किया गया था अर्थात ऐसा नगर का निर्माण किया गया था चारुवती के समय। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ अशोक का दूसरा विवाह कारुबाकी अर्थात किस रक्षिता से हुआ, इसका अर्थ भी हम लोग देखे। उसके बाद उनसे जो पुत्र तथा पुत्री जो हुए चारुवती और तीवर। और चारुवती के बारे में एक प्रमुख बात है देवपत्तनम नगर का निर्माण हुआ था और ये ऐसा नगर था कि अगर यहाँ से देवता भी लड़ेंगे तो हार कर भी जाएंगे। ठीक, अगले इनके विवाह का चर्चा करते हैं अर्थात तीसरा विवाह कर लीजिए इनका और इनके तीसरी पत्नी का नाम देखते हैं।
दूसरा विवाह असंविग्रह से हुआ, जिसका कोई खास चर्चा हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है, तो उनके बारे में चर्चा करना उतना सही नहीं होगा। हम लोग बस इतना देखें। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अशोक ने अभिलेख लिखने का जो प्रारंभ किया था, कहाँ से प्रभावित हुए थे, जो इन्होंने अभिलेख लिखने का प्रथा जो है इसको प्रारंभ किया था, हम लोग देखते हैं इसको। अशोक यूनान और फारस से काफी प्रभावित थे। अशोक जो थे यूनान और फारस से काफी प्रभावित थे, और इतना प्रभावित थे कि वहीं से यूनान और फारस से ही प्रभावित। हम लोग देख रहे थे कि अशोक के अभिलेख के बारे में, अशोक यूनान तथा फारस से प्रभावित होकर अशोक ने अभिलेख लिखने की प्रथा प्रारंभ किए थे, और लगभग 47 स्थान से, लगभग 47 स्थान से, लगभग 47 स्थान से 150 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक ने अभिलेख लिखवाने की जो प्रथा थी, फारस तथा यूनान से इतना प्रभावित थे, उन्होंने अभिलेख लिखने की प्रथा प्रारंभ की, और लगभग 47 स्थान से, लगभग 47 स्थान से 150 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अब आगे देखते हैं ब्राह्मणी लिपि। ब्राह्मणी लिपि को देखते हैं, उसके बाद खरोष्ठी लिपि को देखेंगे। खरोष्ठी लिपि ब्राह्मणी लिपि के बारे में वन डे एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि ब्राह्मणी लिपि किधर से किधर लिखा जाता है, दाएं से बाएं लिखा जाता है या बाएं से दाएं लिखा जाता है। तो उनके लिए एक स्पेशल ट्रिक कि ब्राह्मणी लिपि के बारे में आपसे अगर पूछा जाए कि ब्राह्मणी लिपि किधर से किधर की तरफ लिखा जाता है, तो इसी में आंसर छुपा हुआ है। ब्राह्मणी लिपि है ना, तो ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता है, बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता है ब्राह्मणी लिपि। ठीक कंप्लीट। और खरोष्ठी लिपि की बात करें तो ठीक इसका अपोजिट है, इसको दाएं से बाएं लिखा जाता है, इसको दाएं से बाएं लिखा जाता है। और इसमें सबसे बड़ी खास बात जानने की बात है, ब्राह्मणी लिपि का सबसे पहले विघटन अर्थात इसका सबसे पहले पहचान ब्राह्मणी लिपि का ब्राह्मणी लिपि के बारे में हम लोग देख रहे थे, तो हम लोग देखे कि ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं लिखा जाता है तथा खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखा जाता है। और ब्राह्मणी लिपि के बारे में हम लोग खास बात देख रहे हैं कि ब्राह्मणी लिपि का सबसे पहले पहचान जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1837 ईस्वी में 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था, जिसमें अशोक को प्रियदर्शी राजा से कहकर संबोधित किया गया था। अर्थात उसमें ब्राह्मणी लिपि में अशोक को प्रियदर्शी राजा से संबोधित किया गया है। और जेम्स प्रिंसेप द्वारा क्वेश्चन किया गया कि सबसे पहले ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले पढ़े थे जेम्स प्रिंसेप द्वारा। और खरोष्ठी लिपि में 2 बृहद शिलालेख मिलता है, जो पाकिस्तान से जो 2 बृहद शिलालेख मिलता है। पहला शहबाज गढ़ी तथा मानसेहरा, ये 2 बृहद शिलालेख हैं जो खरोष्ठी लिपि में मिले हैं। हम लोगों ने ब्राह्मणी लिपि को देखा, खरोष्ठी लिपि को देखा, और उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में अशोक के अभिलेख के बारे में देखेंगे और अशोक के अभिलेख के बारे में चर्चा करेंगे। और उसमें हम आपको एकदम मैपिंग के थ्रू पढ़ाएंगे, मैपिंग के थ्रू बताएंगे आपको कि किसी नाम याद रखने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। अशोक अभिलेख में हम लोग देखेंगे, शिलालेख को देखेंगे, उसके बाद स्तंभालेख को देखेंगे, गुहालेख को देखेंगे। और इतने अच्छे तरीके से मैं इसको भी इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा कि एक बार में नाम याद हो जाएगा आपको। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक, जय हिंद। फिर मिलते हैं हम लोग आपको अगले वीडियो में।